नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आगामी चुनावों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और इसी के मद्देनजर तैयारियों में जुटा हुआ है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार सक्रिय मोड में आ चुके हैं। तो वहीं इससे पहले तीरथ सिंह रावत के सामने सल्ट सीट पर चुनाव करना पहली परीक्षा है, जिसको लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। इस दौरान न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान से खास बातचीत की। अभी हैं हम सेफ हाउस में और हमारे साथ हैं विधायक मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान जी। मुन्ना सिंह चौहान जी, आपका जो संसदीय ज्ञान है, जो लॉ का ज्ञान है, उससे मौजूदा परिस्थितियों पे कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं। माननीय तीरथ सिंह रावत अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अभी लोकसभा के वो सांसद हैं। आने वाले समय में किस तरह से देखें, क्योंकि पार्टी को, आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, पार्टी को तीन उपचुनाव की ओर जाना पड़ सकता है। अभी सल्ट की अधिसूचना जारी हो गई है। तकनीकी रूप से समझाइए, दर्शक भी समझना चाहते हैं, पार्टी किस तरह की रणनीति बना रही है और क्या क्या ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, बड़ा सिंपल है। सल्ट के उपचुनाव की अधिसूचना कभी भी हो सकती है। पॉसिबली वो अप्रैल के अंदर चुनाव हो जाएगा, तो उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है ही नहीं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है ही नहीं। अब रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी कब लोकसभा की सदस्यता को छोड़ते हैं, कब उसमें उपचुनाव की स्थिति बनती है नहीं बनती है, ये एक बहुत, जिसे कहना चाहिए, एक बहुत ही टेक्निकल इशू है। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करने जा रहे हैं, ये मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कब छोड़ेंगे, क्या करेंगे, कब चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि इस बारे में अभी पार्टी के स्तर पर कोई ही निर्णय नहीं हुआ है, या सरकार क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर। और मुख्य प्रवक्ता के नाते जब निर्णय हो जाए, मैं तभी उसको बातचीत कर सकता हूँ, उद्घोषित कर सकता हूँ। टेक्निकली माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना है, अर्थात 5-6 महीने तक वो तब तक वो लोकसभा की सदस्यता भी रिटेन कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो लोकसभा की कार्रवाई में भी हिस्सा ले सकते हैं। और लोकसभा के चुनाव को 1 वर्ष है। लोकसभा के चुनाव की भी आचार संहिता सामान्य अनुभव के आधार पर जनवरी के आसपास लग जाएगी, दिसंबर एंड में या जनवरी के शुरू में, और फरवरी में नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उस हिसाब से 6 महीने से भी कम का समय बचेगा लोकसभा का जो कार्यकाल है। तो 6 महीने से कम का यदि समय बचता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये कोई ही मैंडेटरी नहीं है कि उसका उपचुनाव कराया ही जाए। तो ये आपका कहना है संसदीय और कानूनी ज्ञान से। ये मेरा केवल संवैधानिक पहलुओं पर एक, जिसे कहना चाहिए, एक संवैधानिक पहलुओं की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करने जा रहे हैं, वो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, इस बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं और जो इलेक्शन लॉज हैं, उसके लाइट में ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि उस हिसाब से यदि 6 महीने से कम का समय बचता है तो उसमें फिर उपचुनाव की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, कराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और संगठन की बात कर लें साहब, पूरी तरीके से आप 4 साल, आप माननीय विधानसभा सदस्य भी हैं और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। 4 साल त्रिवेंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस के नारे पर चली, बातें कम काम ज़्यादा, और ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए जो कि स्लोगन बने, सुर्खियां बने। मौजूदा समय में पिछले 6-7 दिन में लगातार ये देखा जा रहा है कि अपनी ही सरकारों के फैसलों को पलटना पड़ रहा है। ये पब्लिक डिमांड्स है या पार्टी की कोई रणनीति है, या सच में कोई ऐसा सर्वे है जिसमें आपने पा लिया कि ये नुकसान का सबक था? नहीं, कोई एकाध अपवाद को छोड़ करके पिछले सरकार के बहुतायत फैसलों को पलटने का
कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी ने डे वन से शपथ लेते ही उन्होंने कहा कि पिछले सरकार के जो काम हैं उसको ज़्यादा गति से और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। राजनीति में और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कई मर्तबा तो उसी व्यक्ति को अपने फैसलों को रोल बैक करना पड़ता है। तो इसको ये कहना कि साहब वो पार्टी की ही पहले की सरकार के फैसलों को पार्टी की ही वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी उसको पलट रहे हैं, ऐसा है कि जब हम कोई फैसले लेते हैं और वो फैसले पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो कई बार पब्लिक डोमेन में जाने के बाद जो उसमें जन साधारण से फीडबैक आता है उसके आधार पर कई बार कुछ फैसलों पे पुनर्विचार सरकारों में होता रहा है। यहाँ तक कि यदि आप भारत सरकार में जाएंगे, बहुत सारे इसी सरकार पूर्व के तमाम सारे सरकार में, इसमें तो नहीं हुआ, पूर्व के सारे सरकार में तमाम सारे टैक्सेशन लॉज थे और उसमें सरकार बहुत बार रोल बैक करती थी। कभी कभार तो कुछ मंत्रियों के नाम पड़ जाते थे मीडिया में, रोल बैक मिनिस्टर। तो ठीक है चौहान साहब, एक सवाल एक ये भी है कि कुंभ को लेकर त्रिवेंद्र जी बहुत सख्त थे, एसओपी पर काम कर रहे थे। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए आस्था, हमारे लिए श्रद्धालु, 12 साल का कुंभ, कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे आला कमान की भी डांट खानी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी की, मैं खा लूँगा, मगर सावधानी बरतते हुए हमें एक सफल कुंभ बनाना है। आप मानते हैं कि इस दशा में ये कदम अच्छा है? दृष्टिकोण का अंतर है, उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है। उद्देश्य पहले सरकार का भी यही था कि भव्य और सुरक्षित कुंभ बने। उद्देश्य सरकार का भी है कि भव्य दिव्य कुंभ बने। पहले जो इंतजामात थे, सुरक्षात्मक इंतजामात थे, उसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ इस तरीके का विचार था कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो एक प्रकार से नियंत्रित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेक ओवर करने के बाद उनका यह दृष्टिकोण बना है और उन्होंने उसको कहा भी, पार्टी के बैठक में भी कहा कि हम इसी एस्पेक्ट को दूसरी तरीके से, इसलिए मैंने कहा कि उद्देश्य एक है, अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। अप्रोच उन्होंने उसमें कहा है कि हम उसकी जगह बजाय संख्या को नियंत्रित करने के, हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करा करके, सैनिटाइजेशन का कड़ाई से पालन करके, मास्क वगैरह का कड़ाई से पालन करा करके, तो इस प्रकार से उसी उद्देश्य को अचीव करेंगे और कुंभ को फिर से पूज्य संतों की कृपा दृष्टि से, आशीर्वाद से भव्य और दिव्य बनाने का पूरा प्रयास सरकार का होगा। आखिरी सवाल मुन्ना सिंह चौहान जी कि इस समय ब्यूरोक्रेट की लगातार बैठक ले रहे हैं सीएम साहब, और एक लाइन जो बड़ी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किताबें तुम पढ़ो, मैं जनता के चेहरे पढ़ूंगा, इसे किस तरह देखते हैं? नहीं, ये देखिए, जब हम संसदीय जनतंत्र में बात करते हैं तो जो इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो वो जाहिर तौर पर सरकार का, वो जनता जनार्दन का ही प्रतिनिधि है। तो लिहाजा उन्होंने एक सांकेतिक रूप से कहा किताब पढ़ने का तात्पर्य है नियम कानून, कायदे कानून, फलाना रूल्स रेगुलेशंस, इसकी सब परीक्षण आप लोग करिए, लेकिन उस सब को भी जनता जनार्दन की आकांक्षाएं क्या है, चेहरा पढ़ेंगे का मतलब जनता जनार्दन की आकांक्षाएं क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उन एक्सपेक्टेशंस की लाइट में मुझे निर्णय करने हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़तापूर्वक कहा और ये बहुत अच्छी बात है। ये लोकतंत्र में लोकशाही की यही ताकत भी है। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप थे मुन्ना सिंह चौहान जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार की मंशा क्या है, कुंभ को लेकर क्या स्थिति है, संसदीय तरीके से उपचुनाव और कानून की दृष्टि से कैसे होंगे, और वर्तमान में अधिकारियों को सरकार क्या मैसेज दे रही है। अपने सहयोगी आशीष दीवान गुप्ता, न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बीच 10 मार्च को बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत का ये अंदाजा कभी नहीं रहा होगा कि वह मात्र 2 दिन में विवादों में घिर जाएंगे। उनके विवादित बयानों से वह जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, तो वहीं अब इस पूरे मामले पर सीएम तीरथ की पत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत समर्थन में उतरी हैं।
उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सीएम भारतीय वेशभूषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के पक्षधर रहे हैं। बता दें कि सीएम इन दिनों महिलाओं की फटी जींस पर दिए बयान पर ट्रोल हो रहे हैं। दुग्ध विकास एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य द्वारा विधानसभा स्थित सभा कक्ष में डेयरी एवं दुग्ध विकास में संबंधित विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से विभाग में किसानों, दुग्ध विकास संघों तथा इससे जुड़ी समितियों से संबंधित लोगों की आय में बढ़ोतरी करने और सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति जानकारी ली। साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश दिए कि दुग्ध से विभिन्न प्रकार के ऐसे उत्पाद तैयार करें जिनकी बाजार में बहुत अधिक मांग है। साथ ही विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर बेहतर काम करें। प्रकार से हम दुग्ध विकास के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, चाहे वो उनकी समितियों के माध्यम से हो, चाहे फेडरेशन के माध्यम से हो। तो किस प्रकार से इसका वर्कआउट रहता है उसकी जानकारियां भी ली गई हैं और साथ साथ में किस प्रकार से हम उत्तराखंड को दुग्ध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उस दिशा में भी जो है काफ़ी चर्चाएं की गई हैं। आने वाले समय में हम दूध से संबंधित काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाने वाले हैं, चाहे वो पहाड़ी घी के संदर्भ में हो, चाहे वो बद्री घी के संदर्भ में हो, चाहे वो अन्य दूध से संबंधित प्रोडक्ट चीज़ के संदर्भ में हो। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है यूनिक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने वाले हैं। इस मीटिंग में किस प्रकार से हम उत्तराखंड पुलिस में टिहरी आईपीएस तृप्ति भट्ट और सीआईडी में अपर पुलिस अधीक्षक लोकजीत सिंह का चयन राष्ट्रीय स्तर के फिक के स्मार्ट पुलिसिंग सम्मान 2020 के लिए हुआ है। दोनों अधिकारियों को यह सम्मान वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा। बता दें कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से प्रत्येक वर्ष पुलिसिंग में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। साल 2020 में कोरोना काल और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के इन 2 अधिकारियों का चयन हुआ है। नैनीताल के पंथ पार्क में फड खोका व्यवसायियों द्वारा लगाए जा रही दुकानों का उप जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और फड खोका व्यवसायियों के लाइसेंस चेक किए गए। इस दौरान उन्होंने बिना लाइसेंस के लगाई जा रही दुकानों के लिए दुकानदारों को चेतावनी दी। वहीं चेकिंग के दौरान उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से कोई भी व्यवसाय करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने लाइसेंस धारकों से कोरोना को लेकर उचित दूरी बनाए रखने की अपील की है। शासन द्वारा नगरपालिका के साथ कार्रवाई की जा रही है। तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं यहाँ पे 121 की लिस्ट जो हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव्ड है, उन्हीं 121 वेंडर्स की लिस्ट को चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या वही लिस्ट वाले लोग यहाँ पे हैं या कोई अन्य लोगों ने भी अपने वेंडर्स की तरह यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमने कुछ देखा यहाँ पे कई सारे ऐसे दुकानें लगा रखी हैं लोगों ने, कुछ कपड़ों की, कुछ खाने पीने की, जो बिना लाइसेंस धारक हैं और फिर भी यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी वजह से हम आमतौर पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे एकत्रित हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को भी असुविधा होती है और अभी स्पेशली कोविड काल चल रहा है, इसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ उत्तराखंड सरकार को हर साल चीड़ के पेड़ों से निकलने वाले लीसा से करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रशिक्षित न होने के कारण वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों की ओर से लीसा निकालने के तहत चीड़ के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो वहीं चीड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए नरेंद्रनगर वन प्रभागीय अधिकारी की ओर से विभाग के कर्मचारियों को और ग्रामीणों को बोर होल पद्धति से चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पद्धति से एक तरफ तो भारी मात्रा में लीसा की प्राप्ति होती है, तो वहीं चीड़ के पेड़ों को काफी कम मात्रा में नुकसान पहुंचता है और वृक्षों को नष्ट होने से बचाया भी जा सकता है। वर्तमान में चीड़ के वृक्षों से रिल पद्धति से संपूर्ण उत्तराखंड में लीसा निकाला जाता है। ये तकरीबन 1.5 लाख टन लीसा होता है जो प्रतिवर्ष निकलता है
जिसका गवर्नमेंट को तकरीबन 70 से 80 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब हुआ क्या है कि रिल पद्धति में चूंकि 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर का लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक बार्क को छीलकर जो छाल होती है चीड़ के वृक्ष की, उसको छीलकर एक घाव बनाया जाता है और उस पर रिल बनाई जाती हैं। 32 रिल बनती हैं, उनसे लीसा निकाला जाता है। इससे होता क्या है कि विगत 30 सालों में, क्योंकि एक 5 साल में एक तरफ और फिर नेक्स्ट 5 साल में दूसरी तरफ, नेक्स्ट 5 साल में दूसरी तरफ, ऐसे विगत 30 साल में लीसा जो निकला है उससे संपूर्ण ट्री की उसका नंबरिंग वगैरह। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, आवंटित भूमि पर कब्जे को लेकर भिड़े हैं बैरागी। मौके पर पहुंचकर मेला प्रशासन ने मामला करवाया है शांत। कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप की घटना है। निरंजनी के नागा साधु और महंत धर्मदास में झगड़ा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप की घटना आपको बता रहे हैं। निरंजनी के नागा साधु और महंत धर्मदास में नोकझोंक देखने को मिली है। आवंटित भूमि पर कब्जे को लेकर यहां पर झगड़ा देखने को मिला है। मौके पर पहुंचकर मेला प्रशासन ने पूरे मामले को शांत करवाया। कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप की घटना को बता रहे हैं। निरंजनी के नागा साधु और महेंद्र धर्मदास में नोकझोंक देखने को मिली है। आवंटित भूमि पर कब्जे को लेकर भिड़ंत देखने को मिली। उत्तराखंड शासन ने आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईएएस राधिका झा से हटाया गया सचिव मुख्यमंत्री का। आईएएस सोनिका बनी है अपर सचिव मुख्यमंत्री। आईएएस सुरेंद्र नारायण पांडे को मिला है सचिव प्रभारी। तो वहीं पीसीएस डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट को हटाया गया है। तो उत्तराखंड में आईएएस के तबादले देखने को मिले हैं। उत्तराखंड शासन ने आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईएएस राधिका झा से हटाया गया सचिव मुख्यमंत्री का पदभार। आईएएस नीरज खेड़वाल से हटा सचिव प्रभारी का पदभार। तो वहीं आईएएस सोनिका बनी अपर सचिव मुख्यमंत्री। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए स्टेट हेड भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, यहाँ पर आईएएस के तबादले किए गए हैं। जी, जो है इस समय जो है देखिए, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके जो करीबी जितने अधिकारी थे आईएएस अधिकारी, और जिसमें राधिका झा थी, नीरज खैरवाल थे, और इसके अलावा सुरेंद्र जो है मेहरबान बिष्ट समेत सुरेश जोशी, 4 लोगों का जो है, 4 लोगों का जो था, इन चारों लोगों को हटा दिया गया है और उनकी जगह पे नई तैनाती कर दी गई है। देखिए ऋचा, यहाँ पे हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो निर्णय थे या जो फैसले थे, उनको लेकर के अधिकारियों का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप और जरूरत से ज्यादा उसमें जो है दखलंदाजी की वजह से जो है कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की बार बार किरकिरी हो रही थी। और जो बाकी के जो अधिकारी थे, जो कुछ पद ऐसे ही थे जहाँ पे सीनियर आईएएसओ को बैठाया जाना था, लेकिन वहाँ पे पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती कर दी गई। तो उसको लेकर भी जो है आईएएस और पीसीएस लॉबी में थोड़ा सा नाराजगी और जो है मन मुटव्वल का जो है माहौल हमेशा यहाँ देखने को मिला। लेकिन अब ये जो नए मुख्यमंत्री आए हैं तीरथ सिंह रावत, उनकी तरफ से जो है ये निर्णय लिया गया कि जो है 4 के 4 अधिकारी हैं, ये इन सबको हटा दिया गया। राधिका झा हैं, वो अपर सचिव मुख्यमंत्री के पद से उनको रिलीज किया गया है। वहीं पे जो है नीरज खैरवाल को जो है सचिव प्रभारी मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया है। इसके अलावा मेहरबान बिष्ट जो है सीनियर पीसीएस हैं, उनको भी अपर सचिव मुख्यमंत्री के प्रभार से हटा दिया गया। जबकि जो है सचिवालय सेवा से जो जुड़े थे सुरेश चंद्र जोशी, उनको भी सचिव मुख्यमंत्री के प्रभार से हटाया गया है। तो यहाँ पे जो हम ऋचा कह सकते हैं कि जो तमाम ऐसे अधिकारी थे कि जो उस कैडर को बिलोंग नहीं करते थे, उस पद के लिए नहीं थे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री के नजदीकी होने का लाभ ले रहे थे, तो उन सबके सब लोगों को आज जो है यहाँ उनको पद से पदमुक्त कर दिया गया है और नए लोगों की तैनाती कर दी गई है।
तो अब ये जो एक नाराजगी थी शासन में, जो पीसीएस और आईएएस संवर्ग के लोगों में, वो नाराजगी कहीं ना कहीं दूर हुई है और इससे जो है नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अपनी कार्यप्रणाली में और सुधार करने का मौका मिलेगा और लोगों के बीच में थोड़ा सा काम इनका दिखाई देगा। ऋचा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी अधिक जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।